करंट अफेयर्स लिंकेज विथ यूपीएससी सिलेबस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम 20 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनको अपने यूपीएससी सिलेबस के साथ में लिंक करने की कोशिश करेंगे। आई होप यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम का जो मेंस का सिलेबस है वो आप सभी के हाथों में होगा, ताकि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से लिंक कर सकें और करंट इवेंट को वो जो करंट इवेंट है वो किस एस्पेक्ट के साथ जुड़ेगा उसको देख सकें। आज के करंट इवेंट को शुरू करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपके मन में कन्फ्यूज़न नहीं बना रहे। हम जब करंट इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आप बहुत सारी बार देखते होंगे कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है वो टॉपिक, लेकिन फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेबस में मेंशन नहीं है तो वो कहीं पे भी शो नहीं है, वो हिडन तरीके से रहता है। जैसे जब तक हम स्कूल लाइफ में होते हैं तो हमारे पास में एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, जिसमें जो टॉपिक मेंशन है वो उस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बियॉन्ड बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, या उसको हमको पजल की तरह सोल्व नहीं करना पड़ता है। लेकिन यूपीएससी सिलेबस के साथ में ऐसा है कि यहाँ पे टॉपिक्स सिर्फ एक मेंशन रहेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारे टॉपिक को ये कवर कर लेता है। तो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है फिर भी वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके बिटवीन द लाइंस की गैप में रहते हैं। इसलिए आपको सिलेबस को बार बार देखना चाहिए और बार बार उसको सोचना चाहिए उसके बारे में कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है। उसके एक वर्ड में भी बहुत सारी चीज़ें या एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। तो करंट इवेंट को जब भी आप देखें तो बिटवीन द लाइन में भी खोजने की कोशिश करें। तो हमारा वीडियो सेशन शुरू करते हैं। आज की जो पहली करंट इवेंट है वो है ड्रोन से मनरेगा की निगरानी के बारे में। तो एक तरफ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनेगा इसमें, और एक ये हो जाएगा कि शासन व्यवस्था में जो हम पारदर्शिता की बात करते हैं वो किस तरीके से होगी। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो पेपर 2 के साथ में, 3 के साथ और 4 तीनों के साथ में लिंक होगा अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे पेपर 2 में जब हम जाएंगे तो पारदर्शिता व जवाबदेही, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही, वहाँ पे ये लिंक होगा। तो अब जब शासन व्यवस्था में पारदर्शिता की बात करते हैं तो जब हम नीतियाँ लागू करते हैं और उसको पारदर्शी बनाना है और जवाबदेह बनाना है, तो कोई ऐसा हमको चाहिए जिसके के थ्रू हम उसकी निगरानी कर सकें, या उसको ऐसा लगे कि हाँ, अगर हमने ये यहाँ पे लूप होल छोड़ा तो हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है। तो ड्रोन एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू हम मल्टीपल तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। उसमें करप्शन को रोक सकते हैं, उसमें होने वाली जो देरी है या आंकड़ों के साथ में इधर उधर हेर फेर किया जाता है उसको भी हम रोक सकते हैं। फिर पेपर 3 में ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास, अनुप्रयोग और रोज़मर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, इसके साथ किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों को आसान बना रही है। अगर ड्रोन नहीं होते तो, या ड्रोन का हम इस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो टेक्नोलॉजी में इनरिचमेंट है उसको शो करता है। फिर पेपर 4 में जब हम आते हैं तो भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ एक अपने आप में टॉपिक है। तो मनरेगा में जो हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े टाइम में न्यूज़ मिलती रहती है कि मनरेगा में ये प्रॉब्लम हो रही है, मनरेगा में गलत तरीके से आवंटन होने लगे हैं। तो ड्रोन की हेल्प से उन सब चीज़ों को रोका जा सकेगा। जैसे कामों की निगरानी, काम की जांच, काम का आकलन और शिकायत निवारण, ये तीनों की जिम्मेदारी ड्रोन के सहारे पूरी होगी। इसमें एक है कि काम शुरू होने से पहले और ख़त्म होने के बाद तस्वीरें खींचकर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। तो ये एक आसान कर देगा काम को। फिर ये जो ड्रोन जो डाटा लेगा उसको एक लोकपाल जो है वो यूज़ करेगा। वो जो लोकपाल होंगे वो प्रत्येक ज़िले में एक लोकपाल काम करेगा और उसको 30 दिन के अंदर में ये शिकायतों का निपटारा करना होगा। तो ये एक स्थानीय स्तर पर ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो जो हम कामों को लेकर बर्डन या डिस्प्यूट्स जो हो जाते हैं और जो न्यायालयों में जो केसेस की जो बर्डन बनते हैं उनसे भी हमको मुक्ति मिलेगी। तो ये जो था वो टेक्नोलॉजी और हमारी योजनाओं को किस तरीके से हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं या उसका किस तरीके से जवाबदेह बना सकते हैं उसके बारे में था। नेक्स्ट जो इवेंट है वो भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में है। अभी केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है उसकी वार्षिक रिपोर्ट आई है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो हमारा केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज हुई है। सेकेंड नंबर पे है रेलवे और थर्ड नंबर पे है बैंक। तो इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ 1,15,203 शिकायतें हुई थी भ्रष्टाचार की। तो ये एक डाटा है जिसको आप भ्रष्टाचार के अपने टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है वो आपके पेपर 4 में नैतिकता, अभिवृत्ति और आचरण, ये जो तीनों टॉपिक है, नैतिकता एक अलग टॉपिक, आचरण और अभिवृत्ति इसके साथ में लिंक होगा। साथ में शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार की चुनौती, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपका लिंक हो सकता है या इस डाटा को आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे तो है, ये ऐसे में अगर आप भ्रष्टाचार से रिलेटेड ऐसे आता है तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। अभी जो ब्रिक्स सम्मेलन है 15वां वो होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये जो पेपर 2 है हमारा, उसके महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं मंच, उनकी संरचना व अधिदेश के साथ में लिंक होगा। और कहीं पे भी अगर इंटरनेशनल रिलेशन है और उसमें भारत के हित इफेक्ट होते हैं तो वो इवेंट ऑटोमेटिकली हमारे सिलेबस के साथ में लिंक हो जाता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है भारतीय हित। कोई भी घटना और उसके साथ में भारतीय हित जो टॉपिक है उसके साथ में ये इवेंट्स लिंक हो जाते हैं। तो ये जो ब्रिक्स सम्मेलन है ये दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है और आपको इस पूरे सम्मेलन के सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। जो भी यहाँ पे घोषणा होती है या कुछ भी नया निकल के आता है तो हम भी कवर करेंगे और आपको भी अपने तरह से इसको कवर करने की कोशिश करना है। ये होगा 22 से 24 अगस्त को। और ये जो ब्रिक्स जो एक संगठन है ये क्षेत्रीय संगठन है। इसमें जो है वो ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। तो ये इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं और इसकी जो संरचना है, इसमें के जो सम्मेलन है या इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको प्री के लिए तैयार करके रखनी है, क्योंकि प्री के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे रिलेटेड जो एक प्री का किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट होगा वो इसी चैनल के शॉर्ट्स फीड में मैंने डाला हुआ है, तो आप उसको सोल्व करने की कोशिश करना। जो ब्रिक्स देश हैं वो उनका जो एम है वो ये क्यों गठित हुआ था, तो इसका एम था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कल्चरल एस्पेक्ट से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकें, उसके लिए ये संस्था गठित की गई थी। तो जो ये संगठन है ये अभी जो है इसमें रूस और चाइना दो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंट्रीज है। रूस जो है वो अमेरिका को काउंटर करने के लिए है, इसलिए ब्रिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चाइना जो है वो ऑल ओवर हमको वो टक्कर देता है, इसलिए ये बैलेंस ऑफ पावर के लिए चाइना को काउंटर कर, मतलब चाइना इसमें शामिल है। तो चाइना कहीं ना कहीं हमारे हित उससे जुड़े हुए हैं क्योंकि व्यापारिक है, और साथ में बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए भी है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली पावर है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास में ये संगठन है। और साथ में जो पूरा एशिया जो रीजन है उसमें भी एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे हम इस संगठन में शामिल हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है व्यापारिक पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितनी भी सारी इमर्जिंग ये कंट्रीज़ हैं
जैसे चाइना हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इनके साथ में हमारे ट्रेड वाले रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए और रशिया जो है उसके साथ में हमको जो स्पेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत हमको रहती है वो सब हमारी वहाँ से पूरी होती है। तो इसलिए ये एक ऐसा संगठन है जिसके थ्रू हम हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए ब्रिक्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट संगठन हो जाता है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से तैयारी करनी है, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। और जो ये सम्मेलन होने वाला है इसके बारे में भी आपको देखते रहना है कि इवेंट में क्या क्या हो रहा है, किस तरीके की घोषणाएं होती हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है अपशिष्ट प्रबंधन के ऊपर। जो न्यूज़ है, ये जो टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन, वो पेपर फर्स्ट जो है उसके शहरीकरण, उनकी समस्या और रक्षोपाय इसके साथ में लिंक होगा। क्योंकि शहरीकरण की वजह से अपशिष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, और शहरीकरण में का नियोजन अच्छे से नहीं होने से, शहरों का नियोजन अच्छे से नहीं होने से ये समस्या और बढ़ती जा रही है। इसमें दिया हुआ है कि भारत में अपशिष्ट प्रबंधन अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है। अब अनौपचारिक श्रमिक हैं तो उनके पास में सामाजिक सुरक्षा नहीं है, और जो शहरों में जो अपशिष्ट प्रबंधन कर रहे हैं वो कौन है, तो शहरों में रहने वाले गरीब लोग हैं। अब वो ऑलरेडी गरीब हैं और उनके पास में सामाजिक सुरक्षा भी नहीं है। तो फर्स्ट चुनौती तो ये है। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो उसमें मेंशन कर सकते हैं कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो शहरीकरण में की एक बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल के आया है। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि शहरी जो गरीब हैं वो इसके लिए इसमें काम करते हैं और वो अनौपचारिक क्षेत्र में हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है। अभी वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि बढ़ते शहरीकरण और उच्च खपत के कारण भारत अब सबसे अधिक मात्रा में ठोस कचरा पैदा करने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। तो जब भी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन आता है, शहरीकरण के बारे में आता है, तो आपको इस रिपोर्ट को मेंशन करना है, वहाँ पे इस डाटा को ज़रूर मेंशन करना है। और जहाँ पे भी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात आती है तो वहाँ पे भी आप इस डाटा का यूज़ कर सकते हैं। आगे दिया हुआ इसमें कि प्रतिदिन लगभग 6,21,000 टन ऐसा कचरा पैदा करने में अमेरिका सबसे आगे है। ठीक है। एक फैक्ट है कि शीर्ष 10 कचरा पैदा करने वाले देशों की सूची में केवल 4 विकासशील देश है। मतलब यहाँ जो वर्ल्ड लेवल पे अगर सिनारियो देखें हम, तो जो 4 जो है वो विकासशील देश है और बाकी जो 6 देश हैं वो विकसित हैं। तो ये भी हमको एक डेटा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 देशों की केस स्टडी दी हुई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने अपशिष्ट का प्रबंधन किया। तो एक तो है साउथ कोरिया और एक जर्मनी। तो साउथ कोरिया ने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की, तो 1980 से पहले वो भी हमारी तरह भस्मीकरण, लैंडफिल इनकी तरह से इस तरीके से प्रबंधन करता था। लेकिन 1990 के बाद उसने मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली शुरू की। ये आप अपने आंसर में उपाय के तौर पे मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से दक्षिण कोरिया ने मात्रा आधारित अपशिष्ट शुल्क प्रणाली लागू की है, वैसे ही हमें भी हमारे यहाँ पे ये लागू करना चाहिए। ये सुझाव के तौर पे हो सकता है। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ पे 3 करोड़ मीट्रिक टन से अपशिष्ट उत्पादन घट के 1 करोड़ मीट्रिक टन हो गया। ठीक है। फिर लैंडफिल रिकवरी जैसी योजना चलाई उसने, जिससे कि वहाँ की एक नानजीडो परियोजना है जो प्रतिवर्ष 1 करोड़ आगंतुकों का स्वागत करती है और बॉयलर ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली लैंडफिल गैस प्रदान करते हैं। और ये लैंडफिल गैस किससे बनी है? अपशिष्ट प्रबंधन से जो गैस बनी है ये वही गैस है, और नानजीडो परियोजना में ये यूज़ भी हो रही है। तो हम इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण कोरिया ने अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और दुनिया का पहला लैंडफिल संचालित हाइड्रोजन संयंत्र भी इसी ने लगाया था 2011 में। तो ये एक केस स्टडी के तौर पे हम हमारे आंसर में मेंशन कर सकते हैं। जर्मनी ने क्या किया था? तो जर्मनी ने 5 फेज मॉडल लॉन्च किया था अपना अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, जिसमें इसने
सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था कचरे को अलग अलग तरीके से कलेक्ट करना, जैसे सूखा कचरा, गीला, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। सबसे पहला ध्यान इसका इस पे था। फिर इसने इसके माध्यम से आगे उस अलग अलग कचरे से अलग अलग रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया, और यही इसका मॉडल है। हमने क्या किया है, तो हमारा हम जिस पद्धति पे चल रहे हैं उसमें ये है कि हमने भारत के जर्मनी के साथ में एक मध्य जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर द्विपक्षीय समझौता किया हुआ है 2019 में। तो सरकार ने क्या प्रयास किया है उसके लिए आप ये डाटा यूज़ कर सकते हैं कि हमने जर्मनी के साथ में समझौता किया है। उसके बाद में भारत जो है वो दक्षिण कोरिया और जर्मनी से की कार्य योजनाओं को लागू कर सकता है। हमने जो है अभी वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल प्रारंभ किया है इसको अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए, और उसके अलावा विश्वविद्यालय और स्कूल स्तर पर हमने अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी संचालित पुनर्चक्रण को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या प्रयास कर रहे हैं, जो कोरिया है और जर्मनी है उसका जो केस स्टडी है उसको यूज़ करना, और जो डेटा है ये तीनों आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा और आपके मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको वीडियो जैसे ही पोस्ट अपलोड होता है और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।